आपको यह बताएंगे कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को अभी यह लग रहा होगा कि इन सभी योजनाओं का पैसा राजनीतिक पार्टियां अपनी जेब से देंगी, लेकिन कड़वा सच यह है कि यह सारा पैसा असल में आपकी जेब से आने वाला है। यह पैसा ना तो नेता अपनी जेब से देंगे, ना पार्टियां अपनी जेब से देंगी। आप सब लोग जो इनकम टैक्स देते हैं, या आप जो जीएसटी देते हैं, या आप जो टैक्स देते हैं, उस पैसे से राजनीतिक पार्टियां चुनाव में सत्ता में बने रहने के लिए, चुनाव जीतने के लिए यह पैसा खर्च कर रही है। और इसके लिए उन्होंने मुफ्त की योजनाओं की एक सेल लगाई हुई है, जिसमें मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के सारे रिकॉर्ड इस बार देश की राजधानी में ही टूटने वाले हैं। और जनता यह देख रही है कि किसकी रेवड़ियां ज्यादा मीठी हैं। आज बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के यानी घोषणा पत्र के दूसरे भाग में 5 नए वादे किए हैं, और बीजेपी पहली ऐसी पार्टी बन गई है जो दिल्ली में जातियों के हिसाब से कैश वाली कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का वादा कर रही है। बीजेपी ने आज कहा है कि वो दिल्ली के दलित छात्रों के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टाइपेंड योजना लागू करेगी, जिसमें दलित छात्रों को हर महीने 1000 रुपए का आर्थिक भत्ता दिया जाएगा। दिल्ली में 16.7% आबादी दलित समुदाय की है, और दिल्ली में दलितों को आम आदमी पार्टी का वोटर माना जाता है। लेकिन अब बीजेपी जातियों के हिसाब से मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का वादा कर रही है। और देखिए, बीजेपी ने बहुत ही एक तरीके से आप कहें तो आम आदमी पार्टी के इस वोट बैंक को काटने के लिए सबसे पहले तो उन्होंने दलित छात्रों को, ये उनके लिए योजना उन्होंने निकाली है, और साथ ही इसका नाम भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर रखा है। इसके अलावा बीजेपी ने कहा है कि वो छात्रों को यूपीएससी, नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए 15,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। यानी अब से वो सारे छात्र जो नौकरियों के लिए या अलग अलग कंपटीशन के लिए जो इम्तिहान दे रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे हैं, उन छात्रों को भी 15,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। यानी अब अगर आपके घर में भी आपका बच्चा है जो छात्र है और वो विभिन्न परीक्षाएं दे रहा है, तो उसे भी 15,000 रुपए की ये जो किश्त है एक दी जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने के लिए छात्रों को 2 बार मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी, और परीक्षाओं के आवेदन पर लिए जाने वाले शुल्क को भी बीजेपी छात्रों के लिए माफ करने वाली है। तो छात्रों के लिए देखिए कितनी सारी योजनाएं आ गई हैं। अगर दलित छात्र हैं तो उन्हें अलग से पैसा दिया जाएगा, और अगर छात्र जो हैं जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, उन्हें भी पैसा भी दिया जाएगा, यात्रा मुफ्त कर दी जाएगी, और जो एग्जाम देने के लिए जो एंट्रेंस फी होती है वो भी माफ कर दी जाएगी। अब देखिए, दिल्ली के जो असली मुद्दे हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। जिस दिल्ली में वायु प्रदूषण से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के 12 साल कम हो रहे हैं, जहां यमुना नदी एक गंदा नाला बन चुकी है, जहां सड़कों का बुरा हाल है, जहां 2.5 करोड़ लोगों को पिछले कई वर्षों से कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट नहीं मिला है, वो दिल्ली जहां कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ लगातार और ज्यादा विशाल होते जा रहे हैं, जहां गली मोहल्लों में भयंकर गंदगी है, जिस दिल्ली में ट्रैफिक जैम से आप दिन रात परेशान हो जाते हैं, कहीं पहुंचना मुश्किल हो चुका है, पार्किंग की इतनी ज्यादा समस्या हो चुकी है, उस दिल्ली में राजनीतिक पार्टियों के पास जनता को देने के लिए सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियां हैं। आज दिल्ली की जनता यह नहीं कह रही कि हमारी दिल्ली पेरिस के जैसी कब बनेगी, लंदन के जैसी कब बनेगी। आज दिल्ली की जनता यह नहीं पूछ रही कि हमारे शहर में सड़कें कब ठीक होंगी, हमारे शहर में प्रदूषण कब खत्म होगा, हमारे शहर के अस्पताल, सरकारी अस्पताल कब बेहतर होंगे कि हम उनमें इलाज करा सकें, हमारे राज्य के, हमारे शहर के सरकारी स्कूल कब ऐसे होंगे कि हर व्यक्ति अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेज सके। आप सोचिए, इस दुनिया में जो बड़े बड़े देश हैं, जिनकी जीडीपी हमसे कम है, जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था हमसे पीछे है, जिनका जीडीपी ग्रोथ रेट हमसे कम है, आज उन देशों की राजधानियां कितनी सुंदर दिखती हैं, कितनी सारी सुविधाएं वहां पर हैं। आप में से बहुत सारे लोग
उन देशों की राजधानियों में वीजा लेकर छुट्टी बिताने जाते हैं। आप में से कितने ही लोग न जाने आप पेरिस जाते होंगे, आप लंदन जाते होंगे, आप दूसरे देशों में जाते होंगे, जर्मनी जाते होंगे, ऑस्ट्रेलिया जाते होंगे। ये सब वो देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्थाएं हमसे पीछे हैं। लेकिन फिर भी कभी आपने सोचा है कि भारत जैसे विशाल देश जो अपने आप को सुपर पावर की तरह देखता है, उसकी राजधानी इतनी गंदी कैसे हो सकती है? कभी आप तुलना कर पाएंगे भारत की राजधानी दिल्ली की लंदन से या पेरिस से? अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या सीमेंट, ईंट, सरिया और बेसन के आटे का भी हलाल सर्टिफिकेशन हो सकता है? क्या सरिये का भी हलाल सर्टिफिकेशन होगा? यह सवाल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया है। वर्ष 2023 में, यानी पिछले साल उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसे सभी उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी थी जो हलाल सर्टिफाइड होते हैं। आपने यह शब्द कई बार सुना होगा, हलाल सर्टिफाइड। और एक खास वर्ग के जो लोग हैं वो बाजार में जब कुछ खरीदने जाते हैं तो कहते हैं कि हलाल सर्टिफाइड होना चाहिए, चाय भी हलाल सर्टिफाइड होनी चाहिए। और फिर धीरे धीरे हर चीज जो है वो हलाल सर्टिफिकेशन के साथ आने लगी। इसके खिलाफ जब योगी सरकार ने इस हलाल सर्टिफिकेशन को बंद कर दिया तो इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और उस याचिका पर आज सुनवाई के दौरान काफी लंबी बहस हुई। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जानवरों का मांस या उससे जुड़े उत्पाद तो हलाल सर्टिफाइड हो सकते हैं, लेकिन जिस सीमेंट, ईंट और सरिये से मकान बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है, या जो बेसन का आटा खाया जाता है, वो आटा हलाल सर्टिफाइड कैसे हो सकता है? सरकार का कहना है कि हमारे देश में इस उत्पादन को हलाल सर्टिफाइड बताकर इसलिए बेचा जा रहा है क्योंकि इससे हलाल सर्टिफिकेट बांटने वाली इस्लामिक संस्थाओं को पैसे का बड़ा फायदा होता है। और यह बात काफी हद तक सही भी है। किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफिकेट सरकार नहीं देती। ये सर्टिफिकेट कुछ संस्थाओं द्वारा दिए जाते हैं और ये वो संस्थाएं होती हैं जो इन प्राइवेट कंपनियों को उनके उत्पादों का हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए कई तरह के शुल्क लेती है, टैक्स लेती है। यह शुल्क किसी नई गाड़ी पर लगने वाले अलग अलग टैक्स से भी ज्यादा होता है। कैसे कैसी फीस होती है? इनमें पहले एप्लीकेशन फीस ली जाती है कि जैसे ही कोई कंपनी अप्लाई करती है कि मेरे इस सामान को हलाल सर्टिफिकेशन चाहिए, तो पहले तो एप्लीकेशन फी ली जाती है, फिर ऑडिट फीस ली जाती है, फिर एनुअल सर्टिफिकेशन फीस ली जाती है, फिर लेबोरेटरी टेस्टिंग फीस ली जाती है और हलाल सर्टिफाइड का जो लोगो पैकेट के ऊपर लगाया जाता है उसके लिए भी लोगो प्रिंटिंग फीस अलग से ली जाती है। और क्योंकि किसी भी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफिकेट देने से इन मुट्ठी भर संस्थाओं को कई तरह के शुल्क मिलते हैं, पैसा मिलता है, इसलिए ये संस्थाएं अब ऐसे उत्पादों का भी हलाल सर्टिफिकेट जारी करने लगी हैं जिनका हलाल से कोई संबंध है ही नहीं। आप खुद सोचिए, एक सरिये का हलाल से क्या संबंध हो सकता है? बेसन का हलाल से क्या सर्टिफिकेशन चाहिए बेसन के लिए? हलाल सर्टिफिकेट की अवधारणा धार्मिक शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए आई थी। हमारे देश में मुसलमान अपनी धार्मिक शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सामान का इस्तेमाल करते हैं जो हलाल सर्टिफाइड होता है और यह सब कुछ सरकार की सहमति से ही होता है। इस्लाम धर्म में जानवरों के हलाल मांस को सही माना गया है और इसीलिए मुसलमान ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदने से परहेज करते हैं जिनमें जानवरों का हलाल मांस नहीं होता। बड़ी बात यह है कि अभी बाजार में मीट से लेकर दूध, चाय की पत्ती, दाल, मसाले और यहां तक कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी हलाल सर्टिफाइड आ रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इससे अलग अलग संस्थाओं को कई तरह की फीस मिलती है। ये सारी संस्थाएं पैसा बना रही हैं और यही फीस बाद में संदिग्ध आतंकवादियों को पहुंचा दी जाती है। आपने देखा होगा हमारे देश में बहुत सारे ऐसे संदिग्ध आतंकवादी हैं जिन पर अलग अलग तरह के मामले चल रहे हैं, किसी की गिरफ्तारी हो चुकी है, किसी का मामला अदालत में है। उन सब को जो कानूनी मदद दी जाती है, ये सारे लोग अपने लिए महंगे महंगे वकील रखते हैं, अदालतों में केस लड़ने के लिए करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। ये सारा पैसा इस तरह की संस्थाओं से आता है। हमारे देश में
हलाल सर्टिफिकेट अलग अलग संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है, जिनमें एक प्रमुख संस्था का नाम है जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इस ट्रस्ट का काम सिर्फ हलाल सर्टिफिकेट जारी करना है, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि इस ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष के बेटे पर ऐसे 700 कैदियों को कानूनी मदद देने के आरोप लग चुके हैं, जिन पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। लेकिन इन सब विषयों पर हमारे देश में कभी बहस नहीं होती, कभी कोई बात नहीं होती। आप बाजार में जाते हैं, किसी भी पैकेट पर हलाल सर्टिफाइड का लोगो आप देखते हैं और फिर समझ लेते हैं कि ये जो चीज है ये हलाल सर्टिफाइड है। लेकिन क्या उसकी वाकई में आवश्यकता है? वर्ष 2006 में जब मुंबई की लोकल ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तब इन सभी हमलों में जो आतंकवादी गिरफ्तार हुए, उनका अदालतों में मुकदमा लड़ने के लिए हलाल सर्टिफिकेट देने वाली इसी संस्था ने केस लड़ा था और उन्हें कानूनी मदद दी थी। यह बात उत्तर प्रदेश की सरकार भी कहती है, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो यह एक ऐसा मुद्दा है जो देश के लोगों को अभी तक पता ही नहीं है कि किस तरह की चीजें हो। सोचिए, आज अगर भारत के प्रधानमंत्री गीता या रामचरितमानस पर हाथ रखकर अपने पद की शपथ लेने लगें तो क्या होगा? भारत एक ऐसा देश है जहां आजादी से पहले अदालतों में धार्मिक ग्रंथों पर हाथ रखकर शपथ दिलाई जाती थी, और आपने कई फिल्मों में ऐसे सीन भी देखे होंगे जहां कहा जाता है कि मैं गीता पर हाथ रखकर शपथ लेता हूं कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। लेकिन आजादी के बाद धर्मनिरपेक्ष देश बनने के लिए भारत ने अपनी अदालतों में धार्मिक ग्रंथों पर हाथ रखकर शपथ लेने के कानून को समाप्त कर। तीसरी सीख यह है कि हमें भारत से अवैध घुसपैठियों को अब भगाना होगा। बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ एक बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही है। सैफ अली खान का हमलावर भी बिना किसी कानूनी दस्तावेज के अवैध रूप से बांग्लादेश से मुंबई तक पहुंच गया और उसके पास किसी भी प्रकार का कोई पहचान पत्र नहीं था। यहां किसी और आदमी के नाम पर उसके आधार कार्ड को इस्तेमाल करके कोलकाता में उसने एक सिम कार्ड भी ले लिया और उस सिम कार्ड के आधार पर वो अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था।